हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग का ये केमिस्ट्री क्लास 11th मॉडल सेट का लास्ट वीडियो होने वाला है और आपका एग्ज़ाम भी आ ही गया है लगभग। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज ये बचे हुए सारे क्वेश्चन को मैं सोल्व करके और आपका ये मॉडल सेट फिनिश कर दूँ। चूँकि पूरी तरह से समझा करके हमने आपको बताया है तो थोड़ा सा समय इसमें ज़्यादा लग गया पार्ट बाई पार्ट, लेकिन एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन खुद से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में 24 क्वेश्चन तक हम लोग सोल्व कर चुके थे। आज जो बचे हुए क्वेश्चन है हमारे उसको सोल्व करेंगे और आपको बेस्ट विशेष रहेंगे आइंस्टीन स्टडी सर्कल गढ़वा जिले के नंबर 1 कोचिंग संस्थान की तरफ से फाइनल एग्जाम के लिए। लेकिन चलिए पहले मैं क्वेश्चन को सोल्व कर लेता हूँ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है कि पूर्ण वियोजन मानते हुए 0.0001 मोलर, बड़ा एम का मतलब मोलर, मोलारिटी कंसंट्रेशन दिया हुआ है। HCl विलियन का पीएच ज्ञात करें। एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट पीएच ऑफ द इतना मोलर HCl सॉल्यूशन। देखिए पीएच और पीओएच निकालने के लिए आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में मैंने पढ़ाया था और उसमें मैंने क्या बताया था, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा मैटर यहाँ पे क्या था कि पीएच निकालने का ना एक छोटा सा बहुत फार्मूला होता है। छोटा सा क्या फार्मूला कहता है कि पीएच बराबर, देखिएगा पीएच बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है -log10 और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। इस तरह से फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए यहाँ पे डिटेल पढ़ाना तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए कोशिश हम लोग करेंगे कि एक शॉर्ट तरीके से हम लोग जो है कि क्वेश्चन को सोल्व करें। तो देखिए इसमें क्या होता है। अब आप बोलिए कि मेरे पास क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन तो HCl का दिया है मेरे पास। कितना दिया है? 0.0001 m दिया है, या इसको लिख सकते हैं 10 का पावर -4 m दिया हुआ है। तो देखिए कोई भी चीज़ आपसे जब बात करता है डिसोसिएट होने का, वियोजित होने का मतलब टूटने का, तो एसिड और बेस को तोड़ने के लिए उसको पानी में डाला जाता है। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, जब H2O ले करके उसमें HCl को डालिएगा तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है कुछ इस तरह का होता है। क्या होता है? ये H+ एसिड का काम क्या होता है? H+ डोनेट कर देता है। तो जब ये H+ डोनेट करे, आपको एसिड का परिभाषा अगर बताया गया हो, बहुत डेफिनेशन, लेकिन उसमें जो एक डेफिनेशन है कि जो सब्सटेंस पानी में टूटने के बाद H+ डोनेट कर सके उसको एसिड बोलते हैं। तो जब ये डोनेट करता है तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है और इधर Cl- आपका साइड में आपका निकल जाता है। तो आप बोलिए कि ठीक है यहाँ तक तो सही है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है किसी भी सब्सटेंस का, तो इसका और इसका कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम है यहाँ पे। तो ये दोनों का कंसंट्रेशन अगर बराबर हो गया तो यहाँ से हम देखें कि इसका कंसंट्रेशन बराबर इसका कंसंट्रेशन, तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कितना यहाँ से मिला हमको? वही मिला जो इसका है, यानी कि 10 के पावर -4 मिल गया, इतना मोलर। अब इसमें रखिएगा तो आपका पीएच तो ऐसे ही निकल जाएगा यार। देखिएगा कैसे निकलेगा पीएच। इसमें रखते हैं वैल्यू, तो -log10 और 10 का पावर -4। अब क्या करते हैं कि log का ये बेस और ये पावर, तो पावर का पावर रहेगा तो ये शिफ्ट हो जाता है इधर। तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस, और ये जब शिफ्ट होकर पीछे जाएगा तो -4 और यहाँ बच जाएगा आपका log10 और यहाँ पे 10। और आपको पता है कि log में बेस और पावर सेम हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। यहाँ बेस पावर दोनों सेम है तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो गया? 4 आ गया, यानी कि ये ऑप्शन हो गया 4। पीएच वैल्यू कितना आ गया उसका? 4 आ गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा। ये फार्मूला मेन है आपके लिए। इसके में प्रोसेस अगर आपको पता है तो क्वेश्चन में अगर डाटा चेंज भी कर देता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन रटते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। मैं आपसे कहूँगा कि रटना छोड़ दीजिएगा और क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा कि एसिड है H+ दिया, तो हाइड्रोनियम आयन का अगर कंसंट्रेशन, सांद्रता आपको पता है तो किसी का भी आप पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए और हमारा आंसर आ गया 4। तो बहुत लोग बोलता है कि सर टिक मार के दिखा दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 26 में। इसको आप नोट कर लीजिएगा और वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे जो जिस तरीके से भी हो। तो अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे 26 नंबर क्वेश्चन में। तो कहाँ गया 26? ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है। तो 26 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, इसको यहीं सोल्व कर देंगे हम लोग, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा तो भाई ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक केमिकल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है और इसमें साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था माने इक्विलिब्रियम की कंडीशन में H2 जोड़ दिए। हमने क्या किया कि ये अभी इक्विलिब्रियम में था और इसमें आपने और H2 इस साइड जोड़ करके इसका कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। तो यह फिर से क्या चाहेगा?
आपने ला सातेलिए का नियम पढ़ा होगा, हिंदी में ला सातेलिए बोलते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल, कि भाई इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश होगा ही होगा, चाहे आप किधर भी कर लीजिए, और दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होने का कोशिश करेगा। तो इधर आपने बढ़ाया है तो रिएक्शन क्या सोचेगा कि हम इधर जा करके और फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाते हैं, मतलब आपने इधर कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस जोड़ा, तो वह चूंकि साम्य अवस्था में आने के लिए, इक्विलिब्रियम में आने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर शिफ्ट कर देगा, ताकि फिर से दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए और प्रोसेस में फिर से साम्य अवस्था आ जाए। तो इधर कोई भी चीज़ आप ये जोड़िएगा तो ये रिएक्शन किधर प्रोसीड हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाएगा, और फिर से इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था में आना चाहेगा। तो साम्य अवस्था में आने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में उत्पाद की ओर अग्रसरित होगा, यानी कि इसमें किधर कौन सा रिएक्शन होगा, अभिक्रिया उत्पादों की ओर अग्रसरित होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपका रिएक्शन जो है इस पर यही प्रभाव पड़ेगा कि ये शिफ्ट होने लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर, यानी कि उत्पाद की ओर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब अगर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलें तो क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का क्वेश्चन है। H2SO4 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बड़ा इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन नंबर तो मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है यार, आपको तो ये सब क्वेश्चन जो है ऐसे ही बना लेना चाहिए था। देखिए कैसे निकलता है ऑक्सीडेशन नंबर, H2SO4 लिखा हुआ है, H2SO4। तो कुछ सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन का होता है -2, हाइड्रोजन का होता है +1 भी होता है और -1 भी होता है। तो माइनस में कब होता है, जब यह मेटल के साथ रहता है। चलिए भाई यहाँ सब तो नॉन मेटल है, अच्छी बात है, तो यहाँ +1 का यूज करेंगे। और किसका पता होना चाहिए, सोडियम वगैरह का तो भाई सबको पता है +1। तो ये सब याद रख लीजिएगा, अभी मैं डिटेल पढ़ाऊंगा नहीं, डिटेल जब बताऊंगा तो आपको तो बहुत एडवांस क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको उसका x मान लीजिएगा, और इसका पता है तो +1 होता है, गुना 2 कीजिएगा, और इसका निकालना है तो मैं इसका x कंसीडर कर लेता हूँ, तो x मान लिए, और इसका पता है कि -2 होता है और गुना 4, और आपको पता है चूंकि यह न्यूट्रल है ना मॉलिक्यूल, इस पर तो कोई चार्ज है नहीं, उदासीन है, आप देख सकते हैं। तो इसके सारे चार्ज का ऑक्सीडेशन नंबर का जोड़ जो है 0 होना चाहिए। चलिए भाई इसको सोल्व करके देखते हैं कितना आएगा, 2 + x - 8 = 0, यानी कि x - 6 = 0। यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ गया, +6 आ गया, 6 हो गया आंसर इसका। ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का 6 हो गया, आपको पता भी है सल्फर का 6 होता है। और एक चीज़ और याद रखिए कि किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता, इस पे क्वेश्चन आपको देगा। तो ये इसका ऑप्शन 6 मार दीजिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, इसको नोट भी कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद जो है कि आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा मारिएगा, 6 मार दीजिएगा, डी नंबर सही है आपका। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्पीसीज असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है, ClO-, ClO2-, ClO3- और ClO4 2-। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें करना क्या है आपको कि भाई अब सबसे पहले डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, असमानुपातन अभिक्रिया कहते किसको है। देखिए एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कि एक ही पदार्थ का ऑक्सीडेशन भी हो और एक ही पदार्थ का रिडक्शन भी हो। तो सबसे पहले बता दूं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है, ये चीज़ आपको जानना चाहिए थोड़ा। तो देखिए रफ आइडिया दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन और एक होता है, याद रखिएगा, रिडक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं उपचयन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं उपचयन। ध्यान से देखिएगा, उपचयन, और इसको बोलते हैं अपचयन। तो इसमें होता क्या है, कैसे पहचानते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि जब किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या, अगर बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो हम बोलते हैं कि भाई देखो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसी सब्सटेंस का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर अगर घटता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसका अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये सिंपल डिफिनेशन, और भी डिफिनेशन है लेकिन अभी इससे काम चल जाएगा। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सब्सटेंस जैसे दिया हुआ है आपके पास, तो एक आइडिया होना चाहिए कि 17 है, इसका 8 है एटॉमिक नंबर, तो इसका सेल कन्फिग्रेशन 2, 8, 7 है, और इसका 2, 6 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में आपको जब पढ़ाया गया होगा, मैंने भी पढ़ाया होगा कि किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी कि Cl का ऑक्सीडेशन नंबर
कभी भी 7 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, 7 हो सकता है, उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन का कितना हो सकता है, तो 6 से ज़्यादा। तो इस तरह से मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक रफ आइडिया दे दिया। अब जानिए असमानुपातन अभिक्रिया क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है। तो देखिए असमानुपातन अभिक्रिया डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है एक ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें किसी एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी होता है और एक ही सब्सटेंस का रिडक्शन भी होता है, मतलब उसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता भी है और उसी का ऑक्सीडेशन नंबर घटता भी है। तो अब जो मेरे पास जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर उस पर हम लोग चलें और बारी बारी से सबको चेक करें कि भाई कौन दिखा सकता है, तो पहला कंपाउंड है ClO-, दूसरा है ClO2-, तीसरा है ClO3-, चौथा है ClO4-। यही 4 कंपाउंड है और मुझे चेक करना है कि कौन दिखा सकता है भाई ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो देखिए इसमें हम लोग अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं अगर सबका, तो देखिए अगर हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का -2 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो इसमें अगर क्लोरीन का निकालना है तो इसका x मानेंगे, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर +2 आया, x बराबर +2। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया हम लोग का, ऑक्सीजन का होता है -2 लेकिन इक्वल में यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये चार्ज इस पे है तो चार्ज के बराबर यानी कि -1। तो x बराबर सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 1, यानी कि इसका x इसका हो गया -2 और इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू कितना आया, 1 आया। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 1 हो गया, ध्यान से देखिएगा, तो 1 हो गया। अगर यहाँ पे अगर हम लोग निकाले इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो इसको x मानेंगे, x माइनस इसका हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि x - 4 और बराबर -1, यानी कि यहाँ पे अगर इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू +3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर निकाले हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो x इसका मान लेते हैं और इसका माइनस कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, -6 बराबर हो जाएगा आपका -1, तो यहाँ हो जाएगा आपका x बराबर, आजा भाई इधर आके ये हो जाएगा +6 तो +5 हो जाएगा। चलिए भाई इसका भी निकाल दिए, क्लोरीन का बदलते जा रहा है, क्लोरीन का वेरिएबल ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे इसका निकाले तो x मान लेते हैं, इसका x -8 और बराबर -1, तो यहाँ से x बराबर कितना निकल गया मेरा, +7 मिल गया। तो अब क्या करते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 है, इसका यहाँ पे +5 है, इसका यहाँ पे +7 है, ठीक है। अब आप खुद ही देखिए ना, आपने अभी तुरंत पढ़ा कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन का तो फिक्स है यहाँ पे, तो इसका अगर यहाँ पे क्लोरीन का +1 है तो अगर घटेगा तो ये 0 हो जाएगा और अगर एक बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है, ये बढ़ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। तो इसका तो 7 होता है, तो 7 तक तो बढ़ घट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर बढ़ेगा तो हो जाएगा +4 और घटेगा तो हो जाएगा कितना, +2, तो इसका भी बढ़ घट सकता है, 7 से अंदर ही है, 7 पार नहीं हो रहा है। इसका देखें तो बढ़ेगा तो +6 हो जाएगा और घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका अगर एक बढ़ेगा तो +8 हो जाएगा और इसका घटेगा तो 6 हो जाएगा। अब आप खुद देखिए इसका बढ़ के 8 हो जा रहा है, क्या आप कैसा कभी संभव है कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाए, नहीं। यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर घट तो सकता है, यानी कि रिडक्शन तो हो सकता है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पॉसिबल नहीं है उसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन असमानुपातन अभिक्रिया नहीं हो सकता है, यानी कि ClO4- आपका फाइनल आंसर हो गया। यही है वो कंपाउंड जो असमानुपातन अभिक्रिया नहीं दिखा पाएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखा पाएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन कौन सही मारिए, हाँ पूरा उतार भी लीजिएगा, पूरा उतारिएगा, ये चीज़ उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद इधर जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको उतार लीजिएगा, और बाकी हम लोग टिक मारेंगे, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ClO4- कैन नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, दैट इज योर फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसका IPSC नाम लिखेंगे, अच्छी बात है भाई, इजी क्वेश्चन है। IPSC नाम लिखना है तो IPSC नाम लिखना तो आप लोग सीखे होंगे यार, एडवांस क्वेश्चन किए होंगे इस पर आप लोग। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, CH3 का होल 3, फिर है CCl, देखिएगा CH3 का होल 3
और उसके बाद है CCl, देखते हैं भाई CH3 का होल 3 और उसके बाद है CCl, तो लिखते हैं C, इसके साथ है एक CH3, एक इसके साथ है CH3, एक इसके साथ है CH3 और इसके साथ है Cl। तो क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे कार्बन का लंबा वाला चेन खोजते हैं, आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन LCC बोलते हैं, 1 2 3, और ऐसा गिनेंगे ना कि जो ब्रांच है और जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कम नंबर मिले भाई, तो इधर से भी गिने तो 2 मिलेगा, ये दोनों को इधर से भी 2 मिलेगा। इजी क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ योर मॉडल सेट, इसको आप बोल सकते हैं। तो लिखिए नाम, 2 पे क्लोरीन भी है, 2 पे मिथाइल भी, अल्फ़ाबेट के अनुसार सजाइएगा तो C पहले आता है, तो 2 पर क्लोरो और 2 पर मिथाइल और आपका 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, यही IUPAC नाम हो गया आपका। 1 सेकंड भी नहीं लगा, अगर आपको पता है तो आप तो बिना इसको सोल्व किए टिक मार सकते हैं। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये IUPAC नाम था ना क्वेश्चन कि भाई तू इसका IUPAC नाम लिख के दिखा दे, आपने दिखा दिया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, इसको आप जरूर उतार लीजिएगा, ये IUPAC नाम है आपका, क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भाई तू बताओ कि बेंजीन में कै गो सिग्मा बॉन्ड और कै गो पाई, कितना पाई बॉन्ड है, मतलब गिन गिन के बता देना है, गिन दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। सिग्मा पाई आपको पता ही है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर एक सिंपल हम बना दें तो आपको पता है कि बॉन्ड होता है, सिंगल हो सकता है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल है तो वो सिग्मा होता है, डबल में 1 पाई 1 सिग्मा और ट्रिपल में 2 पाई 1 सिग्मा। चलिए बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं आपको फट से बना करके दिखा देता हूँ, आप देखिएगा ध्यान से, इस तरह से देखिएगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब इसमें क्या लगेगा भाई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और 6 हाइड्रोजन, ये ना था बेंजीन का C6H6। अच्छी बात है भाई, तो सब जगह 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। गिन दीजिए ना, डबल बॉन्ड सिंगल पाई, क्या गिनना है, कुछ नहीं करना है। सिंगल है तो सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, सिंगल बॉन्ड माने सिग्मा। अब इसमें एक और सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और जहाँ डबल है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 1 पाई और 1 सिग्मा, 1 पाई और 1 सिग्मा, 1 पाई और 1 सिग्मा। अब गिन दीजिए आप लोग कितना हो गया, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और पाई बॉन्ड हो गया 1 2 और 1 3, यानी कि 12 और 3 आपका सही हो गया। सिग्मा बॉन्ड 12 और पाई बॉन्ड इसमें 3 है, आप खुद देख लीजिए। तो 12 और 3 हमारा कौन ऑप्शन सही है, 12 और 3 आपका ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। आप देखिए ना क्वेश्चन कितना आसान है यार, एकदम मतलब 12 और 3 आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, CH2O में C का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। CH2O कंपाउंड थोड़ा सा घुमा के दिया है, एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आपको पता चलेगा CH2O का मतलब यहाँ पे क्या है। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन का रूल क्या कहता है, मैं आपको बता देना चाहूँगा, एकदम आसान सा रूल है हाइब्रिडाइजेशन का। सिग्मा बॉन्ड से पता चलता है, याद रखिएगा। तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, अगर सिग्मा बॉन्ड कहीं आपको 2 गो दिख रहा है, कहीं 3 गो दिख रहा है, कहीं 4 गो दिख रहा है, अगर किसी कार्बन के अगल बगल सिग्मा बॉन्ड 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाता है, 3 है तो sp2 हो जाता है, अगर 4 है तो sp3 हो जाता है। इस चीज़ को आप एकदम नोट कर लीजिएगा, इसी से हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चलेगा। कहीं पे भी आप निकाल सकते हैं, अभी आपको जो क्वेश्चन दिया है ना CH2O वो भी निकल जाएगा। तो लिखेंगे CH2O, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं। तो देखिएगा ये लिखाएगा आपका HCOH, एक्चुअली ये एल्डिहाइड का कंपाउंड है, आपको घुमाने का कोशिश किया गया है। अब आप देखिए ये बॉन्ड सिग्मा, ये बॉन्ड सिग्मा, ये बॉन्ड पाई, ये बॉन्ड सिग्मा, कार्बन के चारों ओर देखिए कै गो सिग्मा बॉन्ड है, 3 है ना, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 हो जाएगा। इस तरह से कितना आसान है, आंसर हो गया sp2। एक क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ, अपने से देता हूँ एक क्वेश्चन, लेकिन ये पॉइंट अगर आपके पास रहेगा तभी आप बना सकते हैं। जैसे इस तरह से C और इस तरह से रहेगा यहाँ पे O और यहाँ पे रहेगा H और क्या रहेगा यहाँ पे, इधर इस तरह से नहीं लगाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं O नहीं लगाते हैं, यहाँ पे H ही लगा देते हैं, H, यहाँ भी H और यहाँ पर भी H। अब आप देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का, तो इधर भी सिग्मा बॉन्ड, इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, इधर चारों तरफ सिग्मा, तो 4 सिग्मा रहे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। मतलब सिग्मा बॉन्ड आपको बता देगा हाइब्रिडाइजेशन क्या, तो sp3 में टिक आउट कर दीजिए, सॉरी इसमें आपका आंसर हो जाएगा sp2
और बाकी ये पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप उतार लीजिएगा। गिनना कैसे मैंने बता दिया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा sp2 आपका इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें। ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन नाभिक रागी के रूप में कार्य नहीं करेगा। नाभिक रागी बोले तो न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं भाई, तो न्यूक्लियोफाइल पे माइनस चार्ज होता है और इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज होता है। नाभिक रागी पे माइनस चार्ज, और यहाँ पे देखिए Cl प्लस है, तो बताइए प्लस वाला कभी भी आपका न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो आप बोलिए कि क्या हमेशा चार्ज नहीं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूट्रल हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन उतना डीप में नहीं जाएंगे। एक रफ आइडिया के लिए जानिए कि जो नाभिक रागी होते हैं, नाभिक रागी न्यूक्लियोफाइल, उस पर हमेशा चार्ज अगर होगा तो माइनस होगा, और अगर इलेक्ट्रोफाइल पे अगर चार्ज होगा तो हमेशा प्लस होगा। तो देखिए ना, नाभिक रागी है, ये बोला है कि नाभिक रागी के रूप में वही कार्य नहीं करेगा जिस पर प्लस चार्ज होगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन रागी। तो Cl प्लस कभी भी इसका न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपाउंड दिया है 2 और पूछा है कि इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है, कौन सा आइसोमेरिज्म, कौन सा समावयवता है। तो चलिए, समावयवता मैंने आपको पढ़ाया है, इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं। समावयवता का क्वेश्चन ईजी है एकदम। अब देखिएगा इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूं और इसके बाद आपको बता देता हूं। आपको दिया हुआ है CH3CH2O, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है CH3O। चलिए, क्वेश्चन दिया है आपका CH3CH2O CH2CH3, और एक दिया है आपका CH3O CH2CH2 और CH3। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, आपको भी पता चले यार, क्वेश्चन तो बड़ा इजी है। CH3 CH2O CH2 CH3, यहाँ CH3O CH2 CH2 CH3, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो फंक्शनल ग्रुप है आपको दिख रहा होगा, अगर इसको 2 भागों में बांटा जाए तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन की संख्या अलग अलग है। इस साइड है जो है कार्बन 2 है, इस साइड कार्बन 2 है, लेकिन यहाँ पे एक साइड देखें तो कार्बन 1 है, एक साइड कार्बन 3 है। तो जब फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन की संख्या अगर डिफरेंट रहे, एकदम सिंपल समझिएगा, तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। बहुत सारे आइसोमेरिज्म आप पढ़े होंगे, टाइप्स मैंने भी आपको बताया है क्लासरूम में। तो मेटामेरिज्म हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं मध्यावयवता। मध्यावयवता हिंदी में ये बोला जाता है इसको। तो मध्यावयवता हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप देख लीजिए ना खुद से। अब डी ऑप्शन सही है आपका, मेटामेरिज्म इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ना, वे प्रतिस्थापी जिन्हें हाइड्रोजन के सापेक्ष में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, एक्चुअली कोई भी जो ग्रुप है वह इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप है कि नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है कि नहीं, उसको हाइड्रोजन को रेफरेंस मान करके काम किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक ना टेबल का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप का एक टेबल होता है, तो उस टेबल के हिसाब से अगर आप जब देखिएगा उस टेबल को, तो उस टेबल में आप ये पाइएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, और बाकी जो इसमें ग्रुप दिए हुए हैं, कौन कौन सा ग्रुप है? NO2 CN और X ना, NO2 CN और X। तो इधर लिख देते हैं, CN कहीं रहेगा, कहीं NO2 रहेगा, सबसे नीचे रहेगा, फिर X रहेगा, लेकिन जो R है, R जो है इससे ऊपर आता है। R इससे क्या आता है? ऊपर आता है, हाइड्रोजन के ऊपर आता है। तो इस टेबल को देखने के बाद हमको ये पता चलता है कि अगर इस दोनों का तुलना किया जाए तो हाइड्रोजन के सापेक्ष में जो R समूह है, एल्काइल समूह जो है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये इस हाइड्रोजन जो यहाँ से रेफरेंस मान के हम लोग काम करते हैं कि यहाँ के नीचे आए और एक यहाँ के ऊपर आए, तो आपका जो R है प्लस R जो है वह हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है। सो हम लोग हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप नहीं मान सकते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा R हो जाएगा। बोले तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन में क्या होता है? देखिए, इसका एक ना टेबल होता है, उस टेबल को मैं आपको दिखाऊंगा अभी, लेकिन अभी तो चूंकि टाइम नहीं है और वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है,
तो वो टेबल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस ये जानिए, आप गूगल पे जाकर के लिखिएगा ना, आप गूगल पे जाकर लिखिएगा टेबल ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG, तो आपको उसमें दिख जाएगा, आप इसको अपने से देख सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि आपका एग्ज़ाम है तो मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन आप बस एक रफ आइडिया में जानिए कि यहाँ पे कौन ऊपर होता है और कौन नीचे होता है। अगला क्वेश्चन एक रिएक्शन दिया है, मार्कोनिकॉफ नियम लगता है इसमें, देखिएगा CH3 CH2 CH2 Br। चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को। तो रिएक्शन कुछ कुछ जानना चाहिए, जैसे आपका एक क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 प्लस HBr है, रिएक्शन करवाना। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पे इस एल्कीन के अगर दोनों साइड अलग अलग अगर आपको कार्बन दिख रहा है तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिक एल्कीन। क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिक एल्कीन बोला जाता है, यानी कि असममित एल्कीन। असममित एल्कीन में क्या होता है, जब ये रिएक्शन करता है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, ठीक है, तो अब हम लोग इसका क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे CH होगा यहाँ पे इस तरह से। क्वेश्चन में और कुछ तो दिया नहीं है, बस यही क्वेश्चन है हमारा CH3 CH CH2। देखिएगा तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब भी रिएक्शन होता है तो ये हाइड्रोजन हैलाइड का माइनस वाला भाग, प्लस वाला भाग नहीं, माइनस वाला भाग उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। ऐसा बात किसने बताया आपको? मार्कोनिकॉफ ने बताया है आपको। मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ऐसा होता है कि इसका निगेटिव वाला भाग कम कार्बन के साथ जुड़ता है और पॉजिटिव ज़्यादा वाला के साथ। तो बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा CH3, उसके बाद बनेगा CH और उसके बाद बनेगा CH3 और इसमें लग गया आपका Br, यानी कि दो ब्रोमो और प्रोपेन, यही बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। दो ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। ये रिएक्शन को उतार लीजिए और सॉल्यूशन को उतार लीजिए और आप देखिए ना कौन सा ऑप्शन सही है, उसको भी देख लीजिए। दो ब्रोमो प्रोपेन, यही है ऑप्शन सही है आपका, A नंबर, दो ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरह से दो ब्रोमो प्रोपेन आपका हो गया। और चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 क्वेश्चन भी एक रिएक्शन ही है, केमिकल रिएक्शन है भाई, ध्यान से देखिएगा। बोला 333 केल्विन पर मर्क्यूरिक सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथाइन का जल के साथ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन आपको मैंने पढ़ाया है, आपके टीचर के द्वारा पढ़ाया गया होगा। देखिए एथाइन इसको बोलते हैं ना, इथाइन। चलिए भाई इथाइन है और इसको 333 केल्विन पर रिएक्शन कराना है किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट। देखते हैं भाई, H2SO4 और HgSO4 के साथ रिएक्शन करना आपको। तो ये बनता क्या है, 333 केल्विन पे हीट कीजिएगा तो ये आपका एल्डिहाइड बना लेता है। और एल्डिहाइड में तो दो कार्बन का एल्डिहाइड बनाएगा, तो दो कार्बन का एल्डिहाइड क्या बनता है? CH3CHO, इसका नाम लिखे तो इथेनल बन गया, इथेनल, यही तो प्रोडक्ट बन गया। रिएक्शन डीप पढ़ेंगे हम लोग, मैकेनिज्म के साथ हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग का सिलेबस स्टार्ट होगा। लेकिन अभी आप डायरेक्ट ये सॉल्यूशन देखिए रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन बहुत होते हैं ना, उसमें से एक दिया हुआ है ये। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन गया इधर, ये जो ये लिखा हुआ है इसका नाम है इथाइन। और इसको हमने किसके साथ रिएक्शन कराया है? तो इसको हमने रिएक्शन कराया है H2O के साथ ना, जल योजन कराया है। वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे इसके प्रेजेंस में तो ये हमको इथेनल बनता है, एल्डिहाइड बनता है। टिक मारिए, इथेनल किस में है भाई? किधर गया इथेनल, यानी कि B नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। चलिए B नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिएगा ये बोला है भाई कि CH3CHO इज करेक्ट। 37 बोला है कि किसी भी निकाय को एरोमेटिसिटी दिखाने के लिए, कोई भी यौगिक एरोमेटिक कब होगा? कंडीशन देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कोई भी यौगिक एरोमेटिक कब होगा भाई? तो उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं। क्या कंडीशन है देखिएगा, कंडीशन को याद कर लीजिएगा। सबसे पहला कि वह साइक्लिक होना चाहिए और साइक्लिक के साथ जो है कि प्लेनर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेटेड का मतलब होता है भाई कि एक बार सिंगल बॉन्ड, एक बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड, एक बार डबल बॉन्ड, ये होना चाहिए। साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड। प्लेनर माने sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए सबका। और तीसरा जो है क्या होना चाहिए?
तीसरा देखिए होना चाहिए यहाँ पे, इसको अभी हटा दीजिए, इसको बस इतना सिंपल समझिए, हाइब्रिडाइजेशन में देखिए इसमें कंजुगेटेड होना चाहिए, साइक्लिक प्लेनर होना चाहिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है तीसरा कि हक्केल रूल का पालन करे भाई। अब हक्केल रूल कहता है कि किसी भी कंपाउंड में जो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वह 4n+2 के बराबर होगा, इतना पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एग्जाम्पल देखें भाई, चलिए देख लेते हैं। बेंजीन ही ले लीजिए ना, सबसे कॉमन तो बेंजीन है, ठीक है भाई, बेंजीन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो आप पूछिए कि ठीक है क्या यह साइक्लिक है? साइक्लिक मैंने चारों तरफ से बंद स्ट्रक्चर है, प्लेनर है, कंजुगेटेड मैंने है सिंगल डबल बॉन्ड भी है। और उसके बाद अगर आगे देखें हम लोग तो हकेल रूल्स मैंने इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का एगो है, तो पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो सिग्मा है, सिग्मा 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 सिग्मा, ये हो गया पाई, और ये हो गया पाई, और ये हो गया पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 गो है तो 6 हो गया, इसमें 6 गो पाई इलेक्ट्रॉन आपका मान लीजिए, ठीक है ना। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इस पर कितना वैल्यू रखे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एन की जगह 1 रखिए ना, तो 4 एकम 4 2 6, यानी कि आप आराम से कह सकते हैं कि ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये, तो एरोमेटिक है। ये तीनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए, देख लीजिए ना। समतलीयता होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का संपूर्ण विस्थानीकरण, विस्थापन भी होता है उसमें, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते रहता है, अनुनाद में आपने पढ़ा होगा, हक्केल नियम का पालन, तो ये सारे कंडीशन सही है, इसमें फॉलो करना चाहिए, तभी आप किसी कंपाउंड को एरोमेटिक कह सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या बोल रहा है भाई। अगला क्वेश्चन रिएक्शन का नाम से है भाई। देखिए एक रिएक्शन दिया है, बोला है कि इसमें आपको हेलो एल्केन दिया गया है, ठीक है, हेलो एल्केन, और उसको रिएक्शन कराना है 2 मोल सोडियम के साथ, किसके साथ? 2 मोल सोडियम के साथ, और 2 मोल हेलो एल्केन भी दिया है, 1 मोल यहाँ है और 1 मोल यहाँ है। 2 मोल हेलो एल्केन को 2 मोल सोडियम के साथ ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो उस अभिक्रिया का नाम क्या है? तो याद रखिएगा इस अभिक्रिया का नाम है ऊर्ज अभिक्रिया, क्लास 11th में भी है, एंड द सेम रिएक्शन आपको पढ़ना है क्लास 12th में भी, तो इसको याद कर लीजिएगा। ये रिएक्शन का नाम है ऊर्ज रिएक्शन, तो बस बहुत ईजी रिएक्शन है ऊर्ज रिएक्शन। क्या होता है? 2 मोल हेलो एल्केन और 2 मोल सोडियम ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और इस तरह से एल्केन बनाता है। 39 देखिए ना, 38 हो गया ना आपका। 39 क्वेश्चन तो यार आपको उल्लू बनाने का काम कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉन विस्थापन, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कई प्रक्रियाओं में हो सकता है, जिसमें आपका अनुनाद में भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो विस्थापित होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया है ना, अजीब दिया है ऑप्शन, आप खुद देखिए ऑप्शन आपका दिया है कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट में तो इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो सकता है इधर उधर, रेजोनेंस में हो सकता है, हाइपर कंजुगेशन में हो सकता है, लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है डिस्टिलेशन, आपको पता है इस डिस्टिलेशन का हिंदी होता है आसवन। यह जो है कार्बनिक यौगिक, जो प्रकृति से कोई भी चीज़ निकालते हैं तो उसमें कुछ कचरा होता है ना, जैसे अंदर से लोहा कोयला कुछ भी निकाले आप, तो उसी प्रकार जब कार्बनिक यौगिक आप निकालते हैं प्रकृति से तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती है, तो उसको शोधन करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए एक विधि होता है और उस विधि का नाम है आसवन। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ डिस्टिलेशन मेथड है, यानी कि जो आसवन विधि है, उसका इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से कोई लेना देना नहीं है। वह एक कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधि है, उसके प्यूरिफाई करने की विधि है। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन होगा सही वो डी ऑप्शन होगा, याद रखिएगा डी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारा एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि इस रिएक्शन को आपको ठीक से बता दूं। देखिए इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है कि अभिक्रिया कराया गया है। उसमें होता क्या है भाई, टेम्परेचर पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टेम्परेचर दिया है 443 के लिए। अगर इस रिएक्शन का टेम्परेचर अगर बदल दिया जाए तो प्रोडक्ट के रूप में आपका ईथर बन जाता है। तो यहाँ पे 443 है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि इस टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कीन बनता है, लेकिन अगर टेम्परेचर को थोड़ा सा और कम कर दीजिएगा तो ये रिएक्शन अलग हो जाता है। लेकिन हमारा जो दिया हुआ है उस रिएक्शन में क्या बनेगा, तो CH3 CH2 OH, और हमको इसको रिएक्शन कराना है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन पर। तो देखिए इस रिएक्शन को आप बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं कभी कभी। देखिएगा ये प्रक्रियात्मक समूह है OH समूह, और ये जिस कार्बन से डायरेक्ट सटा है उसको बोलते हैं अल्फा, और अल्फा से सटे हुए कार्बन को बोलते हैं बीटा।
तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है, जो बीटा कार्बन के पास वो हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन, उसमें से आपको एक हाइड्रोजन को निकाल देना है और यहाँ पे OH ग्रुप को निकाल देना है। कहाँ से निकालना है? OH को पूरा हटा देना है और जो बीटा कार्बन है उससे एक हाइड्रोजन को हटा देना है। तो जब हटाइएगा तो देखिएगा जो प्रोडक्ट के रूप में आपका क्या मिलता है, आप खुद से देख लीजिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला तो यहाँ बचेगा CH2 और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड डबल हो जाएगा, उसके बाद CH2 यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि CH2 यहाँ OH हट गया और प्लस में इधर जो बच गया H2O जो है ये अलग हो जाता है। और आपको जो मेन प्रोडक्ट मिला वह क्या मिला? इथीन मिला, यानी कि एल्कीन बन गया। यहाँ पे अगर इसको फॉर्मूला फॉर्म में लिखें तो C2H4 मिल गया। इस तरह से हमको जो मिला कंपाउंड वह एथीन मिल गया। लेकिन अगर टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर दें तो ईथर हो जाता है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि आपका मॉडल सेट जो है कि पूरी तरह से फिनिश होता है। तो इस तरह से मॉडल सेट फिनिश हुआ। आप इस वीडियो को 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा। और इसके बाद अंत में हम लोग आपको आइंस्टीन स्टडी सर्कल की तरफ से ऑल द बेस्ट विशेष करते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। और हम लोग मिलेंगे सिलेबस के फुल लेंथ वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट एंड टेक